Hello everyone, this is Saida Khalda Mughal. Welcome back to G10 classes. We are doing the chapter 5 from class 11th, Morphology in Flowering Plants. उसके ऑलरेडी 3 वीडियो हो चुके हैं, ये 4th वीडियो है एंड इस वीडियो में हम फ्लावर को डिस्कस करेंगे, सिर्फ फ्लावर को ही डिस्कस करेंगे। फ्लावर थोड़ा बड़ा है, मतलब इसमें आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि उन्हीं उससे आपके क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल पे भी आते हैं और उसके बाद भी आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लावर्स। देखो, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो नाम ही है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट किंगडम जब हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पास फ्लावर करने वाला कौन सा फाइलम था, एंजियोस्पर्म्स थे। सो हमको बेसिकली एंजियोस्पर्म्स की सारी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। अब क्वेश्चन यही उठता है कि एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स की जब मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ हमें बेसिकली सारे कैरेक्टर, सारे फीचर्स, सब कुछ मिल जाते हैं। और अगर हम उससे किसी लोअर लेवल के फाइलम पे जाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स वहाँ नहीं मिलते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए एंजियोस्पर्म्स को ही सबसे पहले चूज किया जाता है। ठीक, तो फ्लावर है क्या? फ्लावर कुछ और नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एंजियोस्पर्म में ये फ्लावर ही वो पोजीशन है या फ्लावर ही वो ऑर्गन है जिसके अंदर इनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब भी कोई एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें फ्लावरिंग अगर स्टार्ट हो गई है तो हम क्या बोलते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच चुका है। दैट मीन्स कि अब उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड न्यू फ्रूट मिलेंगे, उससे सीड मिलेगा और सीड से अल्टीमेटली नया प्लांट मिलेगा। ठीक, तो फ्लावर क्या है? आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर में अगर देखा जाए तो बेसिकली इसमें 4 अपेंडेजेस मौजूद होते हैं या 4 रोल्स मौजूद होते हैं या 4 पार्ट्स रहते हैं इस पे। वो क्या है? आपका कैलिक्स है, कोरोला है, गाइनोशियम है एंड एंड्रूशियम है। ठीक, कैलिक्स एंड कोरोला, इनको हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं या प्रोटेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो या फिर प्रोटेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। एंड गाइनेशियम एंड एंड्रूशियम आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि यही वो दोनों स्ट्रक्चर हैं जो एग्जैक्टली मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो सेपल्स होती है। ये आपका कोरोला है, इनकी यूनिट पेटल्स होती है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में अगर बात करो तो गाइनोशियम आपका क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें इसकी यूनिट पिस्टल होती है। एंड अगर आप एंड्रोशियम की बात करो तो एंड्रोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड ये इसकी यूनिट आपकी होती है स्टेमिन्स। ठीक, हमने क्या पढ़े? 4 पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम। ये दोनों क्या आपके सेकेंडरी हैं, एक्सिलरी हैं, प्रोडक्टिव हैं। एंड आपके गाइनोशियम, एंड्रोशियम आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल है एंड ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, कैलिक्स एंड कोरोला। अब अगर जैसे एक फ्लावर का डायग्राम मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनाऊं। इस तरह से, और इनके साथ साथ मैं यहाँ पास कुछ आंसर्स भी बना दूं। आई होप आपको डायग्राम थोड़ा क्लियर होगा।
देखो यहाँ अगर आप फ्लावर किसी भी फ्लावर को देखो तो उसका बेस थोड़ा सा स्वेलन रहता है, थोड़ा से फूले फूले रहते हैं। हाँ ये बात अलग है कि किसी फ्लावर में ज्यादा रहेगा, किसी फ्लावर में कम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्वेलन पार्ट रहता है नीचे, ग्रीन कलर का ही बेसिकली रहता है। तो इसको हम बोलते हैं थैलेमस। एंड ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। ठीक। इस थैलेमस के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको छोटे छोटे ग्रीन कलर के दिखेंगे स्ट्रक्चर्स, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पास, ये ग्रीन कलर का होता है, इनको हम सेपल्स बोलते हैं। एंड ये जो आपके पेटल्स होते हैं, या कलर पार्ट जो होता है उसको आप पेटल्स बोलते हो, पंखुड़ियां बोलते हो। तो जो पेटल्स होते हैं ये आपके कलर रहते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लावर है, उसी के बेसिस पे पेटल्स के कलर्स होते हैं। और ये जो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज पिस्टल होता है। एंड ये जो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, इसे आप स्टेमन बोलते हो। ठीक। तो एक फ्लावर, टिपिकली एक फ्लावर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की। फ्लावर्स को अब हम एक्चुअल में देखा जाए तो फ्लावर्स को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई इन द सेंस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम फ्लावर्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो ये बेसिस है कि फ्लावर में कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, या कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, गाइनोशियम है या एंड्रोशियम है, ये हमें देखना है। देखो फ्लावर का क्लासिफिकेशन करने से पहले एक छोटा सा वर्ड है, उसको आप देख लो, पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहां सेटल्स एंड पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, मतलब कैलिक्स एंड कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं दिखते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेरियंथ, जहां आपके सेपल्स एंड पेटल्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज करे हुए होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ का एग्जाम्पल लिली है, अगर आपने कभी लिली फ्लावर ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें आपको सेपल्स एंड पेटल्स फ्यूज्ड दिखते हैं। एक्चुअल में वो जो कलर्ड पोर्शन दिखता है आपको, वो सेपल्स एंड पेटल्स कंबाइंड रहते हैं, तो उसको हम सेपल या पेटल सेपरेटली ना बोल के हम उसे पेरियंथ बोलते हैं। ठीक। कैलिक्स एंड कोरोला जब डिस्टिंक्ट नहीं होते तो वहां हम उन दोनों की जगह एक ही टर्म यूज करते हैं, दैट इज पेरियंथ। ठीक। अब हमें देखना है फ्लावर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखो पहला तो है कि फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका होगा कंप्लीट फ्लावर, एक आपका होगा इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर हम किसे बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर हम उस फ्लावर को बोलते हैं जिसमें सारे पार्ट्स पाए जाए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो हो गया कंप्लीट। इनकम्प्लीट जिसमें इन चारों में से कोई भी एक पार्ट ना मौजूद हो। यूजुअली होता क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला तो पाए जाते हैं, बट एंड्रोशियम गाइनोशियम से कोई एक ही मौजूद होता है, तो उस तरह के फ्लावर्स को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। और अगर फ्लावर को हम ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिवाइड करेंगे, तो एक आपका होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड एक आपके होते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। अगर आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करोगे तो इसमें या तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दैट इज एंड्रोशियम, या तो इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दैट इज गाइनोशियम। और अगर आप बायसेक्सुअल फ्लावर की बात करोगे तो इनमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लस आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही मौजूद होता है। तो आपके फ्लावर दो तरह के हो गए, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या आप फ्लावर को फर्दर कंप्लीट इनकम्प्लीट भी बोल सकते हो। इसमें भी यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोर फ्लोरल अपेंडेजेस, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, तो अगर सब मौजूद है तो कंप्लीट, इनमें से कोई भी एक अगर नहीं है तो वो इनकम्प्लीट हो जाता है।
तो हमने फ्लावर्स को बेसिकली दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फ्लावर को सिर्फ यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या कंप्लीट इनकम्प्लीट में ही क्लासिफाई कर सकते हो। आप फ्लावर को फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हो। तो एक क्राइटेरिया और है, आप उसको देखो। देखो अभी हमने कहा कि गाइनोशियम जो होता है उसकी यूनिट होती है पिस्टल। एंड ये पिस्टल अगर स्ट्रक्चर इसका बनाया जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। पुराना है, इसको मैंने ऑलरेडी एक बार बना के आपका शायद जो सेकंड चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें या लिविंग वर्ड था वहां मैंने, लेकिन मैंने ये डायग्राम आपको ऑलरेडी एक बार बना के दिखाया है, तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से रहता है। इसको आप स्टिग्मा बोल देते हो, इसको आप क्या बोल देते हो, स्टाइल बोल देते हो। एंड ये आपका होता है ओवरी पोर्शन। ठीक। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, मतलब आपको बेसिकली मुझे गायनोशियम पढ़ाना ही है, बट मैंने अभी सबसे पहले गायनोशियम ही क्यों स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं आपको गायनोशियम नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, अभी मैं आपको फ्लावर का क्लासिफिकेशन ही करा रही हूँ। यहाँ मैंने इससे बताया है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ओवरी एक्चुअल में होता क्या है। देखो, अब हम फ्लावर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हमें पता है कि नीचे आपका क्या होता है, थैलेमस पोर्शन होता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सोलन पार्ट की तरह। और इस सोलन पार्ट से हमारी ओवरी निकलेगी ऐसे। ठीक। ये हो गया, ये जो है आपका ये सोलन पार्ट है और ये आपकी ओवरी है। अब इस ओवरी, ये जो ओवरी आपकी निकली है यहाँ से निकल रही है ना, ये ओवरी, ये पॉइंट है ना। अब ये पॉइंट से, इस पॉइंट से या इस पॉइंट के नीचे से या इस पॉइंट के ऊपर से आपके बाकी सारे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं फ्लावर, मतलब फ्लावर को क्लासिफाई करते हैं तीन ग्रुप में। एक आपका होता है, फ्लावर को अगर आप क्लासिफाई करोगे तो एक आपका होता है हाइपोगाइनस फ्लावर्स, एक आपका होता है पेरीगाइनस फ्लावर्स, एंड एक आपका होता है इपीगाइनस। हाइपो, पेरी एंड इपीगाइनस फ्लावर, ये तीन तरह के फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर को बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे बेसिस हैं जिस पे क्लासिफाई किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो एक बेसिस ये है कि ये जो ओवरी का और ओवरी के साथ रिस्पेक्ट में बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज कैलिक्स है, कोरोला है, और अगर मान लो कंप्लीट फ्लावर है तो उसमें आपके स्टेमन्स भी होंगे। तो उनका अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई कर लिया, हाइपो, पेरी एंड एपी। अब देखो होता क्या है, हाइपोगाइनस में क्या होता है, आपकी ओवरी के नीचे से, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ। मान लो ये आपकी ओवरी है और ये आपका थैलेमस पार्ट है, और इस ओवरी के नीचे से, इस ओवरी के नीचे से कहीं, मतलब ये मत सोच लेना कि ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसका ओरिजिन ओवरी है, ओरिजिन ओवरी नहीं है, मेरा यहाँ पोजीशन बताने का मतलब है। इसके नीचे से आपके दूसरे पार्ट्स आ रहे हैं, दैट इज आपके मेल गैमीट्स वाले पार्ट, एंथर आ रहा है, आपका स्टिग्मा आ रहा है, स्टेमेन आ रहा है, सॉरी, ये आपके स्टेमेन्स आ रहे हैं, ये आपके कैलिक्स, कोरोला वगैरह ये आ रहा है। ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअल में अगर देखो यहाँ पास होता क्या है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस होने का मतलब है कि ओवरी ऊपर, आपकी ओवरी क्या है यहाँ पास ऊपर मौजूद रहती है। तो आप ऐसे बना लो डायग्राम, ये आपकी ओवरी हो गई, और अब यहाँ पास आपके इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के, सॉरी, जैसे आपका ये ओवरी पार्ट हो गया, गाइनोशियम पार्ट हो गया, तो इसके साथ आपके कैलिक्स एंड कोरोला कुछ इस तरह से रहेंगे, और उनकी ओवरी काफी लंबी रहेगी, ऐसा लोगों के माइंड में आता है फॉर हाइपोगाइनस कंडीशन कि ओवरी काफी ऊपर रहेगी। एंड ये सब की अगर हाइट के बेसिस पे देखा जाए तो ओवरी यहाँ कहीं जा रही है और ये सब यहाँ कहीं आ रहे हैं, ऐसा ही लोगों के माइंड में थिंकिंग आती है। मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो कहीं आप सही भी हो सकते हो, बट कहीं आप गलत भी हो सकते हो। इसका जो एक्चुअल में होता है वो ये होता है कि थैलेमस है ये आपका पोर्शन,
इस थैलेमस पोर्शन में, इस थैलेमस के रिस्पेक्ट में कौन ऊपर है कौन नीचे है। हो सकता है बाद में ऊपर जाने के बाद इनकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई हो, ये इसके बराबर के हो गए हो, या थोड़ी और बढ़ गई हो, या थोड़ी छोटी भी हो गई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको देखकर आप हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस मत बताना। आपको क्या देखना है कि थैलेमस से अटैच्ड होकर आपकी ओवरी ऊपर है, उससे नीचे से आपके बाकी सारे अपेंडेजेस निकल रहे हैं, या ओवरी नीचे है और बाकी सारे अपेंडेजेस निकल रहे हैं। अगर आपको यहाँ नहीं क्लियर हुआ है, मैं पहले और डायग्राम बना लेती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं अभी पेरीगाइनस कंडीशन बना रही हूँ। पेरीगाइनस कंडीशन में मैंने क्या किया, पहले ओवरी बना लिया अपना ऐसे करके, और मैंने इसके साथ ही और जो इनके फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, मेल है रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको बनाया इस तरह से। और ये आपका थैलेमस पोर्शन है। ये मैंने जो जैसे मैं शेड कर दे रही हूँ, ये आपका थैलेमस पोर्शन है, ठीक। इस पे क्लियर दिख रहा है कि, रुकिए मैं एक बार मुझे बनाने दो थोड़ा कायदे से, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। देखो अब आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें अगर मैंने जैसे डायग्राम बनाया था, इसको मैं अगर एक बार फिर से बना देती हूँ, वैसे मेरे हिसाब से आपको क्लियर दिख रहा होगा, बट लेट मी रीड्रॉ इट, कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है एपिकाइनेस, पेरिकाइनेस, हाइपोकाइनेस की, इसको डायग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी है। इट्स ओके आप डेफिनेशन बुक से रट लोगे, आपका काम हो जाएगा, बट उसके बाद अगर अगर आप सोचो आपको बीएससी करना हुआ, या आप में से बहुत सारे बच्चों को जिनको बॉटनिस्ट ही बनना होगा, तो आप ये चीज में कंफ्यूज अभी से रहोगे तो फर्दर आपको और कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए आप इसको यहीं क्लियर कर लो। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस तरह से किया। देखो इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें थैलेमस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ओवरी ऊपर है, उससे नीचे से, उसके नीचे से बुक्स में ऐसे भी बना रहता है, ऐसे करके भी बना रहता है, उसके नीचे से आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और आपके जो अदर एक्सिलरी पार्ट्स वगैरह है वो निकल रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे कि ओवरी ऊपर है, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है हाइपोगाइनस। हाँ हो सकता है, अगर आप कोई फ्लावर देखो तो उसमें शायद ओवरी की लेंथ इतनी हो, इसके स्टिग्मा स्टाइल की लेंथ इतनी हो कि ये काफी ऊपर तक जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि उतनी लेंथ उसकी नहीं रहती है, तो इनके साथ ही रहती है या थोड़ी सी नीचे भी रहती है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका जो मेथड होता है देखने का, वो यहाँ से होता है कि ओवरी ऊपर है, उसके नीचे से सब निकल रहे हैं, या ओवरी यहाँ है और ओवरी जिस पॉइंट से ओरिजिन कर रही है उसी के लगभग सारे अपेंडेजेस उसी पॉइंट से ही ओरिजिन कर रहे हैं, उसी लेवल से ही ओरिजिन कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है पेरीगाइनस। एंड एक आपका लास्ट बचता है, दैट इज एपिगाइनस। अब आप खुद सोचो, अगर एक लेवल पे ओवरी ऊपर थी, एक लेवल पे ओवरी साथ में है, तो तीसरा क्या होगा, ओवरी नीचे रहेगी कुछ इस तरह से। और यहां से आपके पार्ट्स निकलेंगे, ठीक ऐसा कुछ। अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ओवरी नीचे है और ये ऊपर है। और इस वाले में तो हमेशा डैम श्योरिटी रहती है कि ओवरी बहुत अंदर रहेगी हाइट में, और ये सब काफी ऊंचे रहेंगे। तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है एपीगाइनस, ठीक। ये टर्म समझने बहुत जरूरी है।
क्योंकि अभी इसी चैप्टर में आप फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम भी सीखोगे, तो वहां पास ये टर्म्स यूज मैं करूंगी बार बार। तो अब मैं बार बार इसकी डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डायग्राम के बेसिस पे इस तरह से होता है। अब अगर ओरली आपसे पूछा जाए कि हाइपोगाइनस फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन ओवरी इज at the base and other floral appendages arises from the lower base, उसे हम बोलते हैं hypogynous। and when both the ovary and other appendages arises from the same level, they are known as perigynous। and epigynous में क्या होगा? ओवरी इज डाउन, या फिर ओवरी काफी नीचे से ओरिजिन करती है, बाकी सारे अपेंडेजेस ओवरी के ऊपर से ओरिजिन करते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एपिगाइनस। अच्छा, यहाँ पर टर्म यूज होता है सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर, इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर या फिर हाफ इंफीरियर। देखो सुपीरियर मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ये होता है सुपीरियर मतलब। तो यहाँ पास क्या है? ओवरी ऊंची है, ओवरी जब ऊपर है तो आप इसे क्या बोलोगे? सुपीरियर ओवरी। यहाँ हाइपोगाइनस की कंडीशन में आपकी ओवरी कैसी रहती है? सुपीरियर ओवरी रहती है। इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड है, मस्टर्ड में इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है। पेरीगाइनस में क्या होता है? आप बोलोगे हाफ सुपीरियर या फिर हाफ इंफीरियर, तो ये आप दोनों ही यूज कर सकते हो, हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर। इसका एग्जाम्पल चाइना रोज वगैरह है। अगर आप एपिगाइनस की बात करोगे तो इसमें आप बोलोगे इंफीरियर। और इसका एग्जाम्पल कैना होता है, आई थिंक कैना होता है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट कैना, बट इसका एग्जाम्पल शायद कैना होता है, एक बार देख लेना। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया फ्लावर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओवरी एंड अदर फ्लोरल अपेंडेजेस, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर या फिर एपिगाइनस फ्लावर। ये हो गया। अब हम फर्दर फ्लावर की एक और कैटेगरी पढ़ेंगे, ब्रैक्टिएट एंड ईब्रैक्टिएट। अब एक के छोटा सा क्लासिफिकेशन और है, इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है। ब्रैक्टिएट एंड ईब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट्स की प्रेजेंस पर, ब्रैक्ट्स होते क्या है? ब्रैक्ट्स अगर आप फ्लावर्स देखो, कुछ कुछ फ्लावर्स में ऐसा रहता है कि जैसे ये इनका थैलेमस पोर्शन है, यहाँ से इनके सेपल्स निकल रहे हैं, फिर यहाँ से इनके पेटल्स निकले होंगे और उसके अंदर उनका ओवरी और ये सब मौजूद होगा। तो उनमें क्या होता है, यहाँ आपको यहाँ थैलेमस के इर्द गिर्द कहीं कंडेंस्ड लीफ दिख सकती हैं, इस तरह से कंडेंस्ड लीव्स दिख सकती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट मौजूद है तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट फ्लावर। और अगर मान लो ब्रैक्ट्स मौजूद नहीं है, बस इस तरह से सिंपल है आपका फ्लावर, उसमें वो कंडेंस्ड लीव्स, रिड्यूस्ड लीव्स नहीं है, तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक, बस छोटा सा था ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट मौजूद है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस्ड वाला मौजूद है, तो ब्रैक्ट्स कहलाएगा, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, जो फ्लावर हमने पढ़े थे, फ्लावर के जो 4 अपेंडेजेस पढ़े थे, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम एंड ओशियम, हम उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। कि अभी तक हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब उसके एक एक अपेंडेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका आता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है भाई? सेपल्स इसकी यूनिट है। मैंने पहले ही बताया किस कलर का रहेगा, ग्रीन रहेगा। जब आपका फ्लावर
पहले किससे ओरिजिन करता है, बर्ड से करता है। तो आप किसी भी फ्लावर के बर्ड देखोगे तो वो हमेशा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड रहता है, अंदर की तरफ ढकी रहती है। और फिर धीरे धीरे ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से खुलने लग जाता है और आपके जो कलर वाले पार्ट्स होते हैं वो दिखने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये छोटे छोटे इस तरह से खुल जाते हैं और आपका पूरा कंप्लीट फ्लावर ओपन हो जाता है। ठीक, इस तरह से रहता है। तो ये जो ग्रीन पार्ट रहता है जो आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, या आपके अंदर मौजूद बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज कैलिक्स है, सॉरी कोरोला है, एंड आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं कैलिक्स। सेपल इसकी यूनिट होती है, ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्टिव इसका प्रोटेक्शन करना इसका फंक्शन हो गया। एंड इसमें दो तरह का हो सकता है सेपल, पॉली एंड गैमो। पॉलीसेपल या सेपलस फ्लावर एंड गैमो सेपलस फ्लावर। इसका मतलब क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक सेपल मौजूद होगा, अब उनमें जो सेपल्स मौजूद हैं वो फ्यूज हैं कि फ्री हैं। अगर सेपल्स कुछ इस तरह से हैं ये आपके पॉली हो गए, और अगर आपके सेपल्स इस तरह से फ्यूज्ड हैं ये आपके हो गए गैमो कंडीशन। बस सेपल्स में आपको इतना ही देखना है, इससे आपको सेपल्स में देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास आती है कैरिक्स के बाद कोरोला की। कोरोला में इनकी यूनिट्स क्या है भाई, पेटल्स हैं, कलर्ड पार्ट होते हैं, इनके कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। और ये जो कलर है इनका ये इसलिए होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स या बर्ड्स। तो पॉलिनेशन इनका फंक्शन होता है, पॉलिनेशन के लिए, मतलब पॉलिनेशन फंक्शन ही होता है, पॉलिनेशन अट्रैक्शन जो होता है अपने ब्यूटीफुल कलर से या स्मेल से या सेंट से, तो वो पॉलिनेशन अट्रैक्शन जो होता है वो यही कराते हैं, कोरोला की वजह से ही होता है। तो आप देखते हो कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पेटल्स काफी बड़े बड़े होते हैं, डार्क कलर होते हैं और काफी जूसी टाइप होते हैं। अगर उनके पेटल्स को आप ऐसे मस लो तो काफी आपके हाथ में लगता है, तो वो जो लिक्विड निकलता है उसी को नेक्टर बोलते हैं या जूस बोल सकते हो आप। तो ये जो कोरोला होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये इन सारी खूबियों की वजह से दे आर एबल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जिससे वो क्या करा सकते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एंड उसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन भी करते हैं, अंदर मौजूद एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का प्रोटेक्शन भी ये करते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। कैलिक्स एंड कोरोला इनका काम पहला यही है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। उसके बाद इनमें भी यही कंडीशन आती है, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस अगर है तो उसमें क्या रहेंगे, आपके पेटल्स फ्यूज्ड रहेंगे, पॉली रहेंगे तो इस तरह से फ्री रहेंगे, मतलब कुछ इस तरह से। अगर पेटल्स फ्री हैं, फ्यूज्ड नहीं है आपस में, तो वो आपके पॉली हो गया। और गैमो में इस तरह से कुछ आपके पेटल्स फ्यूज्ड रहते हैं आपस में, जैसे आप ट्यूलिप वगैरह में देखते हो। ठीक, तो ये तो हम लोग ने कैलिक्स एंड करोला का जनरल देख लिया। अब बेसिकली एस्टिवेशन हमें पढ़ना है। एस्टिवेशन में क्या पढ़ना है कि ये जो पेटल्स हैं इनका अरेंजमेंट है कैसा, क्योंकि जब आप फ्लावर देखते हो और फ्लावर को आप ऐसे करके अगर देखोगे तो उसके जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से अरेंज होके दिखते हैं। तो उसी अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो अब हमको एस्टिवेशन करना है। एस्टिवेशन का जैसे आप डेफिनेशन पूछो तो बुकों में ऐसे ही लिखा रहता है दैट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेपल और पेटल, अगर सेपल्स के रिस्पेक्ट में देखो तो सेपल्स का देखोगे, पेटल्स तो पेटल्स में, ये पेटल्स अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आपके ये चार तरह के एस्टिवेशन ही होते हैं। और एक चीज याद रखना कि जब आप पेटल्स को डायग्राम में ड्रॉ करते हो, इसे फ्लोरल डायग्राम ऐसे मैंने आपको सिखाना है, तो वहां पर इसको ओरिजिनली ऐसे ड्रॉ किया जाता है कुछ इस तरह से। और क्योंकि वो मतलब बोर्ड पर उतना सही बन नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इसको सिंपल सिंपल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो ये फ्लोरल डायग्राम जो हम लोग सीखेंगे तो वहां मैं आपको क्लियरली बताऊंगी किसके लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है। तो बेसिकली बस आपके ये चार तरह के एस्टिवेशन है, आप इसे जल्दी जल्दी देख लो। इसमें क्या है, देखो वेलवेट में क्या होता है, जो भी सेपल है या पेटल है वो एक दूसरे के तरफ आते हैं बट एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। बट अगर सोचो अगर आते हैं तो एक दूसरे को टच करते हैं और एक तरह से कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है ना।
तो ये जो अरेंजमेंट है जहाँ पास ये जो पेटल्स हैं दूसरे को टच तो नहीं करते बट एक दूसरे के मार्जिन तक आ जाते हैं और एक दूसरे को ना तो कट करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेलवेट। वेलवेट आपको कैलाट्रोपिस में देखने को मिल सकता है। मतलब ये जो एस्टिवेशन वेलवेट उसका एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस है। ट्विस्टेड में क्या होता है, जैसे एक हिस्सा आप देख रहे हो बाहर है एक अंदर है, एक हिस्सा बाहर है एक हिस्सा अंदर है, एक हिस्सा बाहर है एक हिस्सा अंदर है, तो इसमें क्या होता है कि एक मतलब अगर आप एक पेटल की बात करो तो पेटल का एक टिप जो रहता है वो आउटसाइड रहता है और एक टिप अंदर की तरफ रहता है। एंड जो दूसरा पेटल होता है वो उसके अंदर वाले टिप पे ओवरलैप करता है, उसी तरह से वो दूसरा रहता है। तो एक टिप क्या होती है, ओवरलैप करती है किसी दूसरे पेटल को, और उसी पेटल की जो दूसरी टिप होती है वो खुद ओवरलैप हो जाती है किसी दूसरे पेटल से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेटल है उसका एक हिस्सा है किसी दूसरे पेटल पर ओवरलैप और उसका नीचे वाला हिस्सा क्या है, कोई दूसरा पेटल है जो उसको ओवरलैप कर रहा है। जैसे यहाँ आप देख लो इसका एक हिस्सा ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर और इसका एक हिस्सा खुद ओवरलैप हो जा रहा है इस वाले पेटल की वजह से। तो ये आपका कहलाता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड वगैरह आप चाइना रोज वगैरह इसका एग्जाम्पल है, आप उसमें देख सकते हो। फिर आपका आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, मिक्सिंग रहती है, मतलब इसमें रहता है एक कंप्लीटली अंदर की तरफ हो गया, एक आपका ट्विस्टेड जैसे आपने देखा कि एक बाहर एक अंदर, एक आपका होता है कंप्लीटली बाहर हो गया, तो इरेगुलर पैटर्न रहता है, तो ये आपका हो गया इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट वगैरह का एग्जाम्पल कैशिया है। कैशिया में आप देख सकते हो, मैं बेसिकली एक ही एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, आप और एग्जाम्पल जरूर देखना। और हो सके तो आप फ्लैग को अगर ऑब्जर्व कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना ऑब्जर्व करोगे उतनी अच्छी मॉर्फोलॉजी हो जाती है। और ये लास्ट है आपका वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में क्या होता है, एक बड़ा सा पेटल ऊपर रहता है इसे स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं, और उसके अंदर से ऐसे ओवरलैप मतलब इनसाइड दो निकलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इस लास्ट वाले को कील बोलते हैं। एंड इन्हें शायद एक्सिलरी बोलते हैं, आई एम नॉट सो श्योर फॉर दिस टर्म, आप एक बार जरूर देख लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसे कील बोलते हैं, एंड दिस वन इज योर विंग्स, यस सॉरी सॉरी, इसे विंग्स बोलते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया विंग्स। सो इसमें वेक्सिलरी में क्या होता है, आपका एक स्टैंडर्ड रहता है पेटल, उससे आपके अंदर की तरफ से दो निकलते हैं, उन्हें हम विंग्स बोलते हैं, और वो दोनों क्या करते हैं, नीचे एक और रहता है उसे कील बोलते हैं, उसको इस तरह से आके फ्यूज कराते हैं। तो ये आपका क्या कहलाया, वेक्सिलरी। ये आप पी प्लांट्स वगैरह में देख सकते हो इस तरह का एस्टिमेशन। सो हमने सेपल्स एंड पेटल्स का अरेंजमेंट भी देख लिया, फ्लावर्स के कई तरह के क्लासिफिकेशन भी देख लिए। अभी ऐसा नहीं है कि फ्लावर खत्म हो गया, अभी आपको और भी कुछ देखना है, आपको फ्लावर के सिमेट्री भी देखना है, एंड आपको एंड्रोशियम गाइनोशियम भी पढ़ना है। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स है, फ्रूट्स है, सीड है, हमें वो करने हैं, एंड फिर हम आ जाएंगे अपनी फैमिली डिस्कशन पे। सो बस आप हमारे साथ ट्यून रहें, बस पढ़ाई करते रहें, एंड वी होप बेस्ट फॉर यू गाइस, सो थैंक यू।